हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं एप्लीकेशन के क्लासेस में। आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज पहली क्लास आपकी एप्लीकेशन पर हो रही है। पीछे का जो 2 क्लास हुआ था ना आपका यूट्यूब पर जो आप लोगों ने क्लास किया था, पीछे दो क्लास 3 क्लास हुई थी ना यूट्यूब पर। हाँ, तो वो सब एप्लीकेशन पे ही शिफ्ट हो जाएगा आज। पीछे का जो क्लास आपने किया था 3 क्लास यूट्यूब पर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, पांचों सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का, वो सब आपका एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि वो 3 लेक्चर यूट्यूब पे रह जाएगा। नहीं, वो 3 जो आपको लोगों का डेमो जो लेक्चर हुए थे वो सब आपके फोल्डर्स बन जाएंगे आपका रिकॉर्डेड वीडियो में। वो वाला पास्ट वाला भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपका। चलिए जी, शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो आइए, टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोग आपको सेविंग अकाउंट पढ़ा दिए क्या होता है, करेंट अकाउंट पढ़ा दिए क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स में क्या अंतर होता है। डिमांड डिपॉजिट्स में 2 खाते होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसको कासा कहते हैं। टाइम डिपॉजिट्स में 2 अकाउंट होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम राफा कहते हैं। ये हमने अच्छे से कवर करा दिया। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, ये पूरा हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमने एफडी और आरडी में क्या मेनली डिफरेंस होता है वो भी हमने आपको पढ़ा दिया। और बैंक और कस्टमर के बीच का एक रिलेशनशिप हमने कल के क्लासेस में जान लिया कि जब कोई कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है तो बैंक और कस्टमर के बीच क्या रिलेशन होता है। ये कल मैंने आपको बताया था कि बैंक हो जाता है डेटर और कस्टमर हो जाता है क्रेडिटर। कैसे होता है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। आजकल जब आप बैंक में खाता खुलाते हैं, देखिएगा, जब आप आज के डेट में किसी भी बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि भैया, ओ भैया, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। सुने ये वर्ड? सुने केवाईसी? अभी हम केवाईसी पढ़ाएंगे डिटेल में, फिलहाल आप ये सुन लीजिए। ठीक है, केवाईसी। तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसी चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ठीक है, हाँ। तो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि देखिए भैया, आपने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा? केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी क्या होता है? इसका पूरा नाम है नो योर कस्टमर। ठीक है, इतना जान लो आप। सब कुछ बताएंगे अभी डिटेल में, पहले जो ऊपर ऊपर बातें वो समझ लीजिए। केवाईसी बैंक क्यों करवाना चाहती है? केवाईसी बैंक इसलिए करवाना चाहती है ताकि केवाईसी के माध्यम से बैंक को यह पता चले, केवाईसी के माध्यम से बैंक को यह पता चले कि हमारे यहां जो कस्टमर, ये कस्टमर मान लीजिए, हमारे यहां जो कस्टमर खाता खुलवाने के लिए आया है, अकाउंट ओपन कराने के लिए आया है, ध्यान से सुनना, केवाईसी के माध्यम से बैंक क्या पता करना चाहती है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। तो केवाईसी के माध्यम से बैंक ये जानने का प्रयास करती है कि जो कस्टमर मेरे बैंक में खाता खुलवाने के लिए आया है उसका नाम क्या है। अच्छा, ठीक है सर। प्लस उसका जो है वो एड्रेस क्या है, वो कहां रहता है। ठीक है। तीसरा, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो बिजनेस करता है कि जॉब करता है, बिजनेस क्या करता है, जॉब क्या करता है, उसका इनकम कितना है, मंथली या ईयरली इनकम कितना है। ठीक है, यह सब जानने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? केवाईसी के माध्यम से। उसके लिए बैंक वाले जो है, उसके लिए बैंक वाले जो है आपको एक फॉर्म भरवाते हैं। बैंक वाले आपको एक फॉर्म भरवाते हैं, केवाईसी फॉर्म। अगर आप बैंक के ब्रांच में जाके फॉर्म भरिएगा तो केवाईसी फॉर्म एक फॉर्म दे देगा। अकाउंट वो खुलवाने वाला फॉर्म अलग होता है कि हमको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, हमको करेंट अकाउंट खुलवाना है, तो उसका फॉर्म अलग होता है। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। और केवाईसी वाला फॉर्म अलग होता है। तो बैंक आपको केवाईसी फॉर्म एक अलग से देगा, बोलेगा भैया भरिए, भैया इसका सारा जानकारी भरिए। तो केवाईसी में
आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आप कितना सालाना कमाते हैं, वो सब चीज आपको बताना पड़ता है, ताकि बैंक को पता रहे, बैंक के पास उसके कंप्यूटर पर, उसके सिस्टम पर ये रिकॉर्ड रहे कि ये बंदा जो मेरे यहां खाता खुलवाया है, इसका ये नाम है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये सालाना इतना कमाता है, बैंक के दिमाग में रहे। अगर यही चीज ऑनलाइन खुल जाए, ऑनलाइन समझते हैं कि सर अब मोबाइल से और कंप्यूटर से केवाईसी करेंगे, आजकल तो मोबाइल से ही फॉर्म भराता है, तो अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप से अगर आप केवाईसी का फॉर्म भरते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई केवाईसी। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे यहां सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका ऑनलाइन सिग्नेचर होगा। और अगर बैंक में जाकर ऑफलाइन करेंगे तो फिर आपको पेन से यहां सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन जो केवाईसी भरेंगे वो ई केवाईसी, ऑफलाइन केवाईसी भरेंगे तो सिर्फ केवाईसी। तो केवाईसी के माध्यम से बैंक यही आपके बारे में 4 चीज जानने का प्रयास करती है कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, बाबू तुम्हारा एड्रेस क्या है, बाबू तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और बाबू तुम्हारा ईयरली इनकम क्या है। तो इसलिए वो आपसे प्यार से चोरी चोरी चुपके चुपके केवाईसी फॉर्म भरवा देती है। अच्छा, तो सर ये केवाईसी फॉर्म भरवा के वो क्या करेगी? तो करेगी या, ये समझो। तो केवाईसी फॉर्म भरवाने से बैंक आपको फॉर्म तो भरवाएगी कि चारों डिटेल भरो, और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो। अच्छा, वो आपसे क्या मांगेगी प्रूफ के रूप में कि भैया कहां रहते हो, अपना एड्रेस के लिए हमको आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का कॉपी दो हमको, जेरोक्स कॉपी, और आईडी के रूप में हमको पैन कार्ड दो। फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लिंक हो जाता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है, ठीक है, कि दीजिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, क्योंकि आधार में ही आपका सारा एड्रेस लिखा रहता है, पैन कार्ड में पैन कार्ड नंबर होता है। दोनों लिंक करके आपके कंप्यूटर अपना सॉफ्टवेयर पर स्टोर कर देता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। और ये केवाईसी करने का, केवाईसी हो गया आपका। केवाईसी होने का मतलब क्या होता है? कोई सुई थोड़ी लगाना पड़ता है जाके बैंक में कि भैया इंजेक्शन लगा दीजिए ना केवाईसी का। तो केवाईसी का मतलब होता है कि आप बैंक में केवाईसी फॉर्म भर दिए, उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, सोर्स ऑफ इनकम, ईयरली इनकम डाल दिए, और आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो दे दिए बैंक को, खेला खत्म, हो गया केवाईसी, हो गया, खाता खुल गया, मौज करो। अब सुनना, एक्चुअली में केवाईसी करने का मतलब यह होता है, एक्चुअली में केवाईसी करने का जो मेन मकसद ये होता है, वो मकसद ये होता है, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है, केवाईसी करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर पर नजर रखा जा सके। किस पर नजर रखा जा सके? कस्टमर के हर ट्रांजैक्शन पर, कस्टमर का जो लेन देन हो रहा है, लेन देन समझते हैं, ट्रांजैक्शन, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलेगा ना, बेसिक इंग्लिश है ये। कस्टमर के ट्रांजैक्शन पर क्या रखा जा सके? नजर रखा जा सके। अच्छा, नजर कैसे रखा जा सके, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति केवाईसी फॉर्म भरते समय यह कहता है कि मेरा मंथली इनकम 20,000 रुपया है। कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय यह कहता है बैंक को कि मेरा मंथली इनकम 20,000 रुपया है, और अचानक उसके खाते में आ जाए 1 करोड़ रुपया। सोच रहे हो, यह व्यक्ति जब बैंक में सेविंग अकाउंट खोला था तो कह रहा था कि मेरा मंथली इनकम 20,000 रुपया है, यानी कि सालाना इनकम 12 दूनी 24, 2,40,000 होना चाहिए। लेकिन अचानक इसके खाते में 1 करोड़ आ गया। अरे तेरा की, तो जैसे 1 करोड़ आएगा तुरंत बैंक को पता चल जाएगा, बैंक का सॉफ्टवेयर तुरंत बता देगा कि देखिए भैया, फॉर्म भरते समय ये कहा था कि मेरा सालाना इनकम इतना है, मंथली इनकम इतना, इसके खाते में 1 करोड़ आया। तो तुरंत बैंक जो है वो ट्रैक करेगी कि भैया ये पैसा कहां से आया। तुरंत ये डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजा जाएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट भेजा जाएगा कि चंदन नाम का एक व्यक्ति, इसका सालाना इनकम है 2,40,000, अचानक इसके खाते में 1 करोड़ आ गया। फिर वो तुरंत आपको कॉल करेगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा, आपके एड्रेस पर जो आपने केवाईसी कराते समय दिया है। तगड़ा पूछताछ होगा आपका, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जरा सा भी शक पाया गया तो आपका खाता सीज हो जाएगा। आपके अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए है, बैंक उसको ब्लॉक कर देगी। खाता में 1 करोड़ रुपया शो करेगा, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, पैसा कहीं भेज नहीं पाएंगे। इसीलिए बैंक आपका क्या करती है? केवाईसी करती है। क्या करती है? केवाईसी करती है। ये आपको याद रखना है,
ठीक है, तो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो बैंक इसीलिए केवाईसी करती है ताकि कस्टमर के हर लेन देन पर नजर रख सके। तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, तो पूरा आपका हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है बैंक केवाईसी के माध्यम से। इसका मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना क्या कहलाता है? आप एक वर्ड सुने, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना। ब्लैक मनी को किस में बदलना? व्हाइट मनी में। काला धन को सफेद धन में बदलना। मतलब हमने गलत तरीके से कमाया और हम दिखा रहे हैं कि हम ओरिजिनल तरीके से कमाए हैं पैसा, अच्छे तरीके से। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। नाम सुने हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं उसको। धन समायोजन कहा जाता है इसको, मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आ गया बात को? तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी गलत तरीके से पैसा कमाए या टैक्स को बचाए, सरकार को ईमानदारी से टैक्स नहीं पे किए, तो गलत तरीके से आपने जो पैसा कमाया है वो ब्लैक मनी, और उसको अलग अलग तरीकों से आप दिखाते हैं कि हम ये ओरिजिनल, मतलब ये मेरा ओरिजिनल कमाई है, ये मेरा सफेद कमाई है, हमने मेहनत से कमाया है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना ये कहलाता मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसके लिए बैंक आपका केवाईसी कराती है। मनी लॉन्ड्रिंग ना हो उसके लिए आपका बैंक क्या करती है? केवाईसी करती है, और केवाईसी के माध्यम से बैंक अपने कस्टमर के हर लेन देन का हिसाब किताब और नजर रखती है। बताओ ये बातें समझ में आया? पहले ही बताओ, क्योंकि जब तक केवाईसी वाला मुद्दा क्लियर नहीं होगा ये जो हम बताने वाले ये नहीं समझ में आएगा। बताओ समझ में आया? सुशील जी, गुंजन जी, सभी लोग बताइए, यहां तक बातें क्लियर है एकदम? यहां पर जो पढ़ाई वाली बातें हो रहा है वो बताइए, यहां तक क्लियर है? इधर उधर की बातें नहीं। हैंड रिटेन नोट सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाता है, आप टेंशन मत लो। RWA में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? यहां जो बोला गया है वही आपको किया जाएगा, ठीक है? सब कुछ मिलेगा एप्लीकेशन के क्लासेस में आपको। चलिए यहां तक क्लियर। फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड होंगे आप लोग, शायद हो गए होंगे, ठीक है? और उसमें हम भी ऐड हो जाएंगे, अभी तक हम भी ऐड नहीं हुए हैं। तो रात को 8 से 10 के बीच टेलीग्राम का ग्रुप खुलता है, उसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब टीचर्स देंगे आपको। चलिए यहां तक क्लियर। अब सुनो, अब सवाल होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बैंक में खाता तो खुलवा लेते हैं लेकिन वो केवाईसी नहीं कराते हैं। तो एग्जाम में आता है सवाल, और आ चुका है ये सवाल, ग्रामीण बैंक के ही एग्जाम में पूछा गया है कि बिना केवाईसी वाले अकाउंट को क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि हमने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया लेकिन हमने केवाईसी अलग से नहीं करवाया, ठीक है? तो बिना, आज के डेट में आरबीआई ने सभी बैंकों पर डंडा पीट पीट के कहा है, सुन लीजिए, आरबीआई ने सभी बैंकों को डंडा मार मार के, ना उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, वो गाना सुने हैं? तो आज के डेट में आरबीआई बैंकों को डंडा पकड़ पकड़ के मार रही है, पीट रही है। पता है क्या? सीधे बोल दी है कि तुम्हारे पास जितना भी कस्टमर आएगा खाता खुलवाने के लिए, सुन लो, सुन लो, मतलब आरबीआई जो बैंकों का बैंक है वो सभी बैंकों को कह रही है कि सुन ले रे बाबू, तुम्हारे बैंकों में कोई भी कस्टमर आएगा खाता खुलवाने के लिए, हर एक कस्टमर का पकड़ पकड़ के केवाईसी करना है, उसका घर में घुस जाना केवाईसी करने के लिए, लेकिन केवाईसी करना है। और अगर केवाईसी नहीं किए तो सोच लो तुम्हारा खैर नहीं, पेनाल्टी लगा देंगे तुम पे। देखते हैं ना करेंट अफेयर में आप लोग पढ़ते होंगे, ये वाले बैंक पर इतना रुपया का पेनाल्टी लगा, वो वाले बैंक पे इतना रुपया का पेनाल्टी लगा। क्यों? क्योंकि वो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किए। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ बोल दो, ठीक है? तो ये होता है केवाईसी का मतलब, समझ गए? तो बैंक ने एकदम, आरबीआई एकदम सबको बोल दिया है बैंक को, रे बाबू सुनो, रे रे केवाईसी करना मैंडेटरी है, उसको ऑप्शनल मत समझना कि जब मन किया कर लें, जब मन किया नहीं करें केवाईसी। किसी का कर दिए केवाईसी, किसी का नहीं किए, बैंक बोला भाड़ में जाए, मेरा क्या जाता है केवाईसी करे ना करे, ये नहीं चलेगा। केवाईसी करना है तो करना है, वरना खून पी जाएंगे सबका हम। आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट है केवाईसी को लेकर, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कोई पैसे का गलत उपयोग ना कर सके, इसलिए ऐसा करती है। अब समझ में आया? अब सुनो, बिना केवाईसी वाला अगर कोई अकाउंट खोलता है बैंक में, सेविंग अकाउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में? बीएसबीडीए अकाउंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? बीएसबीडीए अकाउंट। विदाउट केवाईसी, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, बिना केवाईसी के कौन सा खाता खोला जा सकता है बैंक में? हां, बिना केवाईसी का आप बैंक में खाता खोल सकते हैं,
ठीक है, तो उस खाते को क्या बोलते हैं? बिना केवाईसी वाला आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो बिना केवाईसी वाला जो सेविंग अकाउंट है उसको बोलते हैं बीएसबीडीए अकाउंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बीएसबीडीए का पूरा नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसबीडीए अकाउंट। बीएसबीडीए का पूरा नाम क्या है? तो वो आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। अच्छा, इसी को प्यार से क्या कहते हैं? इसी को प्यार से कहते हैं स्मॉल अकाउंट। बीएसबीडीए अकाउंट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्मॉल अकाउंट, और इसी को एक और नाम से जानते हैं नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है जो खाता फ्री में खुलता हो या बहुत कम पैसे में खुलता हो, उसको हम लोग नो फ्रिल अकाउंट कहते हैं। जो खाता एकदम फ्री में खुलता हो या बहुत कम पैसे में खुलता हो, उसको हम लोग कहते हैं नो फ्रिल अकाउंट। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सुने होंगे आप लोग। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जितने लोगों का खाता खोला गया था, वो सब मैक्सिमम बिना केवाईसी वाला खाता था। मैक्सिमम बिना केवाईसी वाला खाता था। ठीक है, क्योंकि किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी का पैन कार्ड ढंग से नहीं बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बैंक और मोदी जी ने धड़ाधड़ अनाउंसमेंट कर दिया, भाइयों बहनों, आज से हमारे देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलेगा। जिन भाइयों और बहनों का बैंक में खाता नहीं है, वो सभी सरकारी बैंक में जाके फ्री में खाता खुलवा लें। तो मोदी जी ने कह दिया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था, यानी कि 28 अगस्त 2014 को। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने खाते खोले गए बैंकों में, वो सब का सब मैक्सिमम बीएसबीडीए अकाउंट था, बिना केवाईसी वाला खाता। तो आपको बताने का मेन उद्देश्य यह है कि बिना केवाईसी वाला जो हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उसको हम स्मॉल अकाउंट या बीएसबीडीए अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आज आपने किसी बैंक में बीएसबीडीए अकाउंट खोल लिया, यानी कि बिना केवाईसी वाला अकाउंट खोल लिया, तो वो मैक्सिमम 12 महीने तक वैलिड रहेगा। ये भी सुन लो, मैक्सिमम 12 महीने तक। अगर इस 12 महीने के अंदर आपने केवाईसी नहीं कराया, तो ऑटोमेटिक 12 महीने के बाद आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब तक आप केवाईसी नहीं कराएंगे, वो खाता एक्टिव नहीं होगा, यह भी नियम है। फिर से सुन लीजिए कि क्या सर हम बिना केवाईसी का किसी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं आज के डेट में? हां, खुलवा सकते हैं, लेकिन वो तो उस खाते को क्या बोलेंगे? बीएसबीडीए अकाउंट। लेकिन उस बीएसबीडीए अकाउंट यानी कि बिना केवाईसी वाला खाता आपका मैक्सिमम 12 महीने तक, 1 साल तक ही वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर आपको केवाईसी कराना ही पड़ेगा, वरना गए काम से। गए काम से का मतलब यह होता है कि आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा भी रहेगा तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या और पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको बैंक में जाके केवाईसी करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले बताओ, यहां तक बातें समझ में आया? सभी लोग बताइए, आपको मेरा क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको मतलब ये क्लास आपको इतना मजा आने वाला है। अभी हमारा जर्नी लंबा है, ठीक है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ हैं। आपको जीए इतना बेहतरीन लगेगा कि आपको लगेगा अरे सर गजब का आप जीए बताते हैं, गजब का जीए समझाते हैं, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। इस क्लास का आपको इंतजार रहेगा, है ना, रात भर इंतजार रहेगा कि कब कल हो और चंदन सर का क्लास ज्वाइन करें। सुबह का करेंट अफेयर का क्लास कर रहे हैं, उसको भी रेगुलर कीजिए, देखना वो भी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है करेंट अफेयर के क्लासेस में, और वो करेंट अफेयर सभी एग्जाम में काम आएगा, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ गए? चलिए, यहां तक क्लियर है ना? हाँ बाबू, हम स्क्रीन पर बड़ा लेटर ही लिखेंगे, हम छोटा छोटा लेटर लिखने नहीं लिखते, हम हमेशा बड़ा बड़ा लिखते हैं लेटर, ये मेरा आदत है।
ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए आप हमको कि सर अगर मान लीजिए कि हम बीएसबीडीए अकाउंट खुलवा लेते हैं, अगर हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट मतलब बिना केवाईसी वाला अकाउंट खुलवाते हैं, तो क्या वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह काम करेगा? नहीं, कुछ शर्त लग जाएगा उसमें, कुछ कंडीशन लग जाएगा। समझ में आ गया? कुछ कंडीशन लग जाएगा, समझ में आ गया? तो यानी कि अगर बिना केवाईसी वाले आप खाता खुलवाएंगे बैंक में, यानी कि बीएसबीडी अकाउंट या स्मॉल अकाउंट खुलवाएंगे, तो बैंक उसमें कुछ कंडीशन लगा देगा, शर्त लगा देगा। मतलब शर्त लगाने का मतलब होता है कुछ रोक टोक करेगा बैंक। सर समझ में तो आ रहा है, आप ही नाम नहीं ले रहे हो। किसका नाम नहीं ले रहे हैं? बैच में ऐड कर दीजिए करेंट अफेयर को। नहीं नहीं, करेंट अफेयर का अलग से कोई बैच नहीं है। करेंट अफेयर फास्ट अभी लग रहा है, करेंट अफेयर फास्ट पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, अभी आप शुरुआत किए हैं, आप पढ़ते जाओ सिर्फ रेगुलर। आप खुद एक दिन हमको बोलिएगा सर अब मजा आ रहा पढ़ने में। शुरुआत में साइकिल चलाते हैं तो कितना बार गिरते हैं, फिर साइकिल चलाते चलाते चीजें नॉर्मल हो जाती है। हर चीज शुरुआत में स्टार्टिंग में 2-3 दिन लगेगा अजीब सा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, फिर आप खुद बोलिएगा नहीं सर अब अच्छा लग रहा करेंट अफेयर पढ़ के, चीजें याद होने लगी है मेरा। क्योंकि पहली बार आप हमसे पढ़ रहे हैं, अभी ट्यूनिंग हमारा आपके साथ मैच होना स्टार्ट हुआ है। जिस दिन हमारा ट्यूनिंग आपके साथ मैच हो जाएगा उसके बाद फिर आपको मजा आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ में आ गया? चलो ओके, सुनिए। तो जब आप बैंक में बिना केवाईसी वाला खाता खुलवाते हैं तो बैंक कुछ कंडीशन लगाती है। क्या कंडीशन लगाती है समझिए, कि आप इस खाते से एक महीने में 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। बताओ, नॉर्मल सेविंग अकाउंट से हम कभी भी जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बिना केवाईसी वाला खाता खुलवाएंगे आप, यानी कि बीएसबीडी अकाउंट खुलवाएंगे, तो आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं। अरे वाह, एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, यह नियम बन गया है। सोचो, एक महीने में, पूरे एक महीने में 10,000 रुपया से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो बताओ, यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि इस खाते में आप एनी टाइम 50,000 रुपया से ज्यादा बैलेंस रख ही नहीं सकते हैं। एनी टाइम आप 50,000 रुपया से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते हैं, ठीक है? एनी टाइम आप सोचिएगा 55,000 रख दे, 60,000 रख दे तो जमा ही नहीं होगा। मैक्सिमम आपका 50,000 रुपया तक ही बैलेंस इसमें जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप बिना केवाईसी वाला खाता खुलवाते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 50,000 रुपया ही बैलेंस आप इसमें रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 10, 50, 40, मतलब 20, 25, 30, 40, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 ही बैलेंस रख सकते हैं आप इसमें, उससे ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते हैं। किसमें? तो बिना केवाईसी वाले मतलब कि खाते में, यानी कि बीएसबीडी अकाउंट में। तीसरा है कि आप एक साल में, एक साल का मतलब होता है एक फिनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेकर मार्च, एक साल में आप इसमें 1 लाख रुपया से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। पूरे एक साल में होता ना, पैसा जमा किए फिर निकाले, फिर जमा किए फिर निकाले, फिर जमा किए फिर निकाले। तो डिपॉजिट वाला जो कॉलम है उसमें 1 लाख रुपया से ज्यादा पैसा नहीं जमा होना चाहिए। पूरे एक साल में, एक वित्त वर्ष में, अप्रैल टू मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर में आप बीएसबीडी अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। चौथा कंडीशन है कि इस खाते से आप किसी को विदेश में पैसा नहीं भेज सकते हैं। किस खाते से? तो बीएसबीडी अकाउंट से। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से आप किसी को भी विदेश में पैसा नहीं भेज सकते हैं। बाबू खुशी बता रहे इंग्लिश में भी, टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, बगल में इंग्लिश भी लिखे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद बात है कि क्या खाते की वैधता कितना होगा आपका? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 महीना। हमने क्या कहा कि अगर आप बिना केवाईसी वाला यानी कि बीएसबीडी अकाउंट खोलते हैं तो मैक्सिमम 12 महीने तक ही ये एक्टिवेट रहेगा। फिर 12 महीने के अंदर आपको केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको एक्टिवेट कराने के लिए केवाईसी कराना पड़ेगा। इसलिए 12 महीने तक ही वैलिड होता है ये बीएसबीडी अकाउंट। उसके बाद आपको 1 साल के अंदर केवाईसी हर हाल में कराना पड़ेगा, ठीक है? और जैसे ही आप केवाईसी करवाएंगे तो फिर ये आपका बीएसबीडी अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा। फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा। फिर जितना पैसा निकालो, जितना पैसा जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डायलॉग मैंने इंग्लिश में लिख दिया है,
ठीक है, कि बीएसबीडी अकाउंट में कह रहा है कि अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 कैन बी विड्रॉ फ्रॉम दिस अकाउंट इन अ मंथ। एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, बीएसबीडी अकाउंट में कह रहा है कि द मैक्सिमम बैलेंस यू कैन मेंटेन इन दिस अकाउंट 50,000। एनी टाइम आप इसमें कभी भी 50,000 से ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकते हैं। 50,000 से कम ही मेंटेन रहेगा, 50,000 से ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं रह सकता है। एग्जाम में बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन रहेगा। मोर देन 1 लाख कैन नॉट बी डिपोजिटेड इनटू दिस अकाउंट इन अ ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप बीएसबीडी अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है। चौथा, मनी कैन नॉट बी सेंड अब्रॉड दिस अकाउंट, मतलब आप इस अकाउंट से, बीएसबीडी अकाउंट से विदेश में पैसा नहीं भेज सकते, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में। और इन दिस अकाउंट वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स ओनली, मैक्सिमम 12 महीने तक ही खाता खुलेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यू विल हैव टू कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस विद इन द 12 मंथ्स, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी, मतलब इनएक्टिवेट। यानी कि 12 महीने तक आपको केवाईसी हर हाल में कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। और फाइनल, वंस यू कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस योर बीएसबीडी अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर सेविंग अकाउंट। और जैसे ही आप केवाईसी पूरा कंप्लीट कर देंगे, ऑटोमेटिक ये आपका बीएसबीडी अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये सारे लिमिटेशन हट जाएंगे। ये जो पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ, यहां तक समझ में आया? सभी लोग बताइए, जितने लोग हैं। ठीक है, मोहित, आदित्य, रिया, विवेक, पूजा, तनीषा, अंजू, हिमांशी, सभी लोग बताइए समझ में आया या नहीं आया? सर स्टैटिक जीके एप्लीकेशन पे ही पढ़ाएंगे? हाँ, हम एप्लीकेशन पे पढ़ा देंगे। मैं सोच रहा हूं सैटरडे वाली क्लास में हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ा दें, मंडे टू फ्राइडे वो हम पढ़ा दे। ये समझ में आ गया? मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ा दे, ये क्या बोलते हैं आपका, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और सैटरडे वाला क्लास में स्टैटिक जीके पढ़ा दे। कैसा रहेगा बताओ? आप बताओ कैसा रहेगा? ये आइडिया ठीक है? स्टैटिक जीके सैटरडे को करा दे। पहले बताओ समझ में आ गया? क्योंकि स्टैटिक जीके से भी सवाल आते एग्जाम में। समझ गए? ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ओके, अरे मजा आएगा आपको पढ़ के। आपको जनरल अवेयरनेस से मोहब्बत ना हो जाए तो फिर कहना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर? ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का हो सकता है आप कुछ कमेंट ऐसा करें और हम ना पढ़ पाए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम आपके मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप वो डाउट ग्रुप में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ओके। एक बार हम जरा हम देखते हैं कि हमको एक्सेस मिला है कि नहीं, तो हम भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है सर, अब आइए, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। अब कुछ और भी चीजें समझेंगे। अब आइए, अब हम कुछ और भी चीजें समझेंगे। ये देखो, ठीक है, एक वर्ड होता है एक्टिव अकाउंट। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? सेविंग अकाउंट की, सेविंग या करेंट अकाउंट की ही बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक्टिव अकाउंट। ठीक है, एक होता है इनएक्टिव अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट। एक होता है डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट। एक होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ओके सर, ठीक है, हाँ ठीक है, मिल गया एक्सेस। टेलीग्राम ग्रुप अभी बना नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप बना नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप एक्सेस कीजिएगा ना एप्लीकेशन पर, देखिए सब कुछ समझा देते हैं आपको। जैसे आप व्यू कोर्स पे जाते हैं ना एप्लीकेशन पर, व्यू कोर्स, तो व्यू कोर्स में जाते हैं, आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, आपका आप जाना, यहां पर देखिए, यहां पर टेलीग्राम लिखा हुआ, यहां पर लिखा सब्जेक्ट,
सब सब्जेक्ट का फोल्डर बना हुआ है। सारा क्लास जो भी लाइव चल रहा है उसका रिकॉर्डेड वीडियो इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ लाइव में लाइव वाला क्लास देखो चंदन सर का चल रहा है, ऊपर दिख रहा है। और यहाँ पर टेलीग्राम है, लिखा हुआ टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आएगा। अभी लगता बना नहीं है, बनेगा, आज कल तक बन जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर टेलीग्राम का लिंक आएगा। इसको जैसे ज्वाइन कीजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा। अभी लगता है टेलीग्राम बना नहीं है, उसका लिंक ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे लाइव क्लास आप यहां पर जाके करते हैं ना, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखो, ऊपर लाइव क्लास चल रहा है, येलो येलो सा हो गया लाइव, इस पे क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आ जाएगा। और यहां पर टेलीग्राम है, यहीं पर आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करना, आप ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट का फोल्डर है, 6 सब्जेक्ट का, जिसमें आपको सारा चैप्टर वाइज आपको यहां पर वीडियोस मिल जाएगा और पीडीएफ भी उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखते हैं मेरा जीए वाला, देखो 2 क्लास हमने लिया था कल यूट्यूब पर, देखो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आ गया ना ऑटोमेटिक, यहां पर देखो पीडीएफ भी आ गया, हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ लाइव लेक्चर का आपका दोनों बोर्ड पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ दोनों आ चुका है, देख लो दोनों लग चुका है एकदम, यहां पर एकदम सब टाइम टू टाइम है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है एकदम, एकदम मजाक नहीं है भैया, आप आरडब्ल्यूए में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, ठीक है। चलो ओके सर, सब समझा दिया आपको। अब ध्यान से सुनना, ये 4 खाता है, कौन कौन? एक्टिव अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। तो पहले चारों का मतलब समझिए, ये समझिएगा तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं बीच बीच में, तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातें मत करना अभी। एक्टिव अकाउंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने किसी बैंक में खाता खुलवाया, मान लीजिए इस व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया या करेंट अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट को प्यार से क्या बोलते हैं? कासा। क्या बोलते हैं? कासा। तो इस व्यक्ति ने कासा अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कुछ भी मान के चलो, ठीक है। एक व्यक्ति ने किसी बैंक में अपना करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुलवाया और रेगुलर उससे ट्रांजेक्शन कर रहा है, रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहा है, रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहा है, इसका मतलब होता है लगातार लेन देन कर रहा है। हिंदी में लिख देते हैं, लगातार लेन देन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, ठीक है। तो लगातार लेन देन कर रहा है वो, यानी कि बैंक में पैसा जमा भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, पैसा जमा भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, डिपॉजिट भी कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। तो लगातार लेन देन का मतलब होता है क्या? लगातार लेन देन का मतलब होता है पैसा जमा भी कर रहा है, ठीक है, और निकाल भी रहा है। पैसा जमा करना, निकालना, ये दोनों कहलाता है आपका ट्रांजेक्शन करना। ट्रांजेक्शन यानी कि डिपॉजिट भी कर रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है, डिपॉजिट भी कर रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं और आप अपने खाते से, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं, पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जब आपके अकाउंट में लेन देन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, तो उसको बोलते हैं आपका खाता एक्टिव है, आपका खाता एक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसे महान पुरुष हैं जो बैंक में खाता तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसके साथ क्या दिक्कत आता मैं आपको बताता हूं, थोड़ा स्पेस लेके बताता हूं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं आपका इनएक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट किसको कहते हैं सर? इनएक्टिव अकाउंट का क्या मतलब होता है? इनएक्टिव अकाउंट का सिंपल सा मतलब यह होता है, इनएक्टिव अकाउंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई कस्टमर है, ये मान लो कस्टमर है और इसने बैंक में अपना अकाउंट तो ओपन कर लिया, इसने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, इसने करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, अपना कासा अकाउंट ओपन कर लिया, कासा अकाउंट इसने ओपन कर लिया, खाता तो इसने खोल लिया। लेकिन पता है दिक्कत क्या हुआ? इसका 1 साल हो गया है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक, 1 साल तक अप टू 1 ईयर कोई लेन देन नहीं किया, नो ट्रांजेक्शन। नो ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना तो पैसा जमा कर रहा है और ना तो पैसा निकाल रहा है, कोई लेन देन नहीं कर रहा है 1 साल तक। तो ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खुलाता है और 1 साल तक कोई लेन देन नहीं करता है, ना पैसा जमा करता है ना पैसा निकालता है, तो बैंक उसका खाता को इनएक्टिव कर देती है। इनएक्टिव का मतलब होता है कि उस अपना अकाउंट फिर वो चला नहीं पाएगा, उसको बीच में बंद कर देगी बैंक, ठीक है। अच्छा, उसका जो भी पैसा अगर बैंक में पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा इसमें,
बैलेंस पड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बैंक उसका हजम कर लेगी, उसका हाजमोला खा लेगी, या उसका बर्गर हॉट डॉग पिज्जा खा लेगी, जाके कोल्ड ड्रिंक्स पी लेगी। केवल और केवल आपके खाते में अगर पैसा कुछ रहेगा भी तो बैंक उसको लॉक कर देगी। अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा पैसा जमा भी नहीं कर सकते हैं। तो इनएक्टिव अकाउंट कब होता है? जब आप 1 साल तक किसी बैंक में पैसा आप जमा नहीं करते, ना ही निकालते हैं, आप किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते 1 साल तक। 1 साल तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव अकाउंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्टिव अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि सर ये आपका डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट का हिंदी हमको नहीं पता भाई, हम डोरमेंट अकाउंट ही जानते हैं, फिर भी हम देख लेंगे अभी। डोरमेंट अकाउंट ये क्या होता है? डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि इस व्यक्ति ने इस बैंक में, मान लो स्टेट बैंक में खाता खुलाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कासा अकाउंट खुलवाया, मान लो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाया, ठीक है, अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि करीबन हमको लगता 3 साल हो गया, 1 से 3 साल, 1 साल से लेकर 3 साल हो गया, यानी कि आप समझ रहे हैं 12 तिया 36 महीना हो गया है, यानी कि अप टू 36 मंथ, अप टू 36 मंथ। 3 साल का मतलब क्या होता है? 36 महीना हो गया ना। 1 साल का 12 महीना, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो अगर 36 महीने तक यानी कि 3 साल तक, 3 साल होगा कि 2 साल होगा? 2 साल होगा, गलती हो गया हमसे, 2 साल होगा, ये गलती हो गया हमसे, 3 साल 2 साल कर लेना, हाँ 2 साल। तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में अपना अकाउंट खोला और वो 1 से 2 साल हो गया है, यानी कि 24 महीना हो गया है, 24 मंथ्स हो गया है, और 24 महीने तक इस व्यक्ति ने अपने इस बैंक से कोई लेन देन नहीं किया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो भी आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम उसको इनएक्टिव नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग डोरमेंट अकाउंट बोलेंगे। 24 मंथ तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं, नो ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन, अर्थात कोई लेन देन नहीं, अर्थात कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं, ठीक है, कोई लेन देन नहीं। समझ में आ गया? कोई ट्रांजेक्शन नहीं। तो आप डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में खाता खुलवाता है और 2 साल तक, 1 साल से ऊपर 2 साल तक, 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं करता है, तो वो खाता डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। इसमें भी आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक्टिवेट कराने के लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि बैंक इस कारणवश, इस मजबूरीवश हम खाता नहीं खुलवा पा रहे थे, मेरा खाता डीएक्टिवेट था, कृपया हम ब्रांच मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा खाता को फिर से एक्टिव किया जाए, तब आपका एक्टिव होता है। तो अगर मान लो इनएक्टिव हो गया है या डोरमेंट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया, वो आपको फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बैंक में अप्लाई कर, मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम ना, हमारी इस मजबूरी की वजह से हम खाता में पैसा नहीं जमा कर रहे थे, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए फिर से मैं बैंक साहब से, मैनेजर साहब से अनुरोध करता हूं कि मेरा खाता को फिर से एक्टिवेट किया जाए, तब आपका खाता फिर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? इससे होता है। और अब अगला पॉइंट समझिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। ये हमेशा करेंट अफेयर में भी हाईलाइटेड होता है। अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, कुछ समय तक तो लेन देन हुआ, लेकिन उसके बाद लेन देन बंद हो गया। और लेन देन कब तक बंद हो गया पता? 10 साल तक, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक नो ट्रांजेक्शन, 10 साल तक नो ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई लेन देन नहीं। ट्रांजेक्शन का मतलब कोई लेन देन नहीं, 10 साल तक कोई लेन देन नहीं, 10 साल तक नो ट्रांजेक्शन, 10 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ। यानी कि इस व्यक्ति ने अपने बैंक में खाता खुलाया, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करेंट, आरडी, एफडी, कुछ भी, और 10 साल तक अकाउंट ओपन किया, और 10 साल हो गया, 10 साल तक कोई लेन देन नहीं किया। शुरू में तो ठीक ठाक किया, लेकिन उसके बाद
एक समय के बाद अपना लेन देन करना बंद हो गया बैंक से उसका, और ऐसे करते करते 10 साल बीत गया। 10 साल तक इस व्यक्ति ने बैंक से कोई लेन देन नहीं किया। तो 10 साल के बाद ये खाता क्या कहलाएगा? अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट को हम अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट कब बोलेंगे? तो तब बोलेंगे जब कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट खुलवाता है और 10 साल हो गया है और 10 साल तक कोई लेन देन नहीं किया, तो उसी को हम बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। 1 साल तक लेन देन नहीं किए अपने खाते से तो इनएक्टिव अकाउंट, 2 साल तक लेन देन नहीं किए अपने खाते से तो डोरमेंट अकाउंट, और 2 साल से ऊपर हो गया और मतलब कि 10 साल तक अगर आप लेन देन नहीं किए तो क्या कहलाएगा? अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है कि 10 साल तो हो गया, कोई लेन देन नहीं किया कस्टमर बैंक से, लेकिन उसके खाते में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि इस व्यक्ति के अकाउंट में मान लीजिए कि 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। एक एग्जांपल, 5 लाख रुपया बैलेंस है और 10 साल हो गया है, खाता में 5 लाख का 5 लाख पड़ा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया। पिछला ही महीना तो आरबीआई का रिपोर्ट आया, 76,000 करोड़ रुपया अनक्लेम डिपॉजिट्स का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। मतलब कि सामने वाले ने खाता खोल लिया, उसमें कुछ पैसा जमा भी है, बैलेंस है, लेकिन 10 साल तक या 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई लेन देन नहीं किया, तो हो गया अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट। समझ गए? अब खाता में मान लीजिए इस व्यक्ति का 5 लाख पड़ा हुआ है और 10 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, कोई लेन देन नहीं हुआ और 5 लाख रुपया इसका बैंक में पड़ा हुआ है ऐसा ही, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स बैलेंस। ठीक है, अब यहां तक समझो। अब सवाल है कि ऐसा कब होता है? हो सकता है कि इस व्यक्ति का अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई हो, इस व्यक्ति का डेथ हो गया हो और इसने बैंक में कोई भी नॉमिनी का नाम नहीं भरा हो। आजकल देखते हैं बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? आपको नॉमिनी देना पड़ेगा। नॉमिनी का मतलब हो गया कि अगर आप मर गए तो फिर ये जो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा है वो किसको मिलेगा? किसी को तो मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनी। तो देखते हैं जब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो 3-4 लोगों का नॉमिनी नाम देते हैं कि अगर हम मर गए तो ये पैसा हमारे भैया को मिलना चाहिए, हमारे पत्नी को मिलना चाहिए, हमारे माँ बाप को मिलना चाहिए। तो उसका नाम आप लिख के आते हैं फॉर्म में कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा बैंक में रखा हुआ पैसा इसको मिलना चाहिए जब ये क्लेम करेगा बैंक को। समझ गए? तो हो सकता है इसने केवाईसी में किसी भी नॉमिनी का नाम नहीं भरा हो और ये व्यक्ति मर गया, ठीक है, अब इसके खाते में पैसा पड़ा हुआ है 10 साल से 11 साल तक पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? तो इस केस में पहला केस है ऐसा कि जब अनक्लेम डिपॉजिट्स में अनक्लेम डिपॉजिट को अनक्लेम डिपॉजिट तब बोलेंगे जब आप 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, अब बैंक में पैसा पड़ा रहता है। अब 10 साल हो गया है, कोई बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और इस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है इसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है, हो सकता है अच्छा नॉमिनी भी कोई लोग भर देता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई। मान लीजिए कि हमने अपने भाई को नॉमिनी बनाया, तो भाई की भी डेथ हो गई और मेरी भी डेथ हो गई, दोनों कार से जा रहे थे, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बताओ अब कौन करेगा क्लेम? तो यह भी एक दिक्कत है। तो समझ में आ रहा है बात को? तो 10 साल तक अकाउंट में पड़ा ही रहा पैसा, कोई क्लेम नहीं किया, अकाउंट में जस का तस पैसा पड़ा हुआ है। समझ में आ गया बात को? ठीक है, तो यह होता है आपका अनक्लेम डिपॉजिट्स। हिंदी की भी क्लास होगी, सबकी क्लास होगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता हो सकता है ये पागल हो जाए या हो सकता है ये जेल चला जाए 10-12 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है। और 10 साल तक अगर ये अपने बैंक अकाउंट से लेन देन नहीं किया, इसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। समझ में आया? अब सुनना मेरी बात को। जब 10 साल बीत जाता है, 10 साल बीत जाता है और बैंक देखता है कि यार ये बंदा बैंक में खाता खुलवाया, इसके अकाउंट में 5 लाख पड़ा हुआ है, 10 साल से ज्यादा हो गया है और इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, ना ये आ रहा पैसा निकालने के लिए, ना इसका परिवार वाला आ रहा पैसा निकालने के लिए, इसका कुछ अता पता है ही नहीं। तो बैंक क्या करती है? 5 लाख रुपए ऐसे ही पड़ा ही रहेगा लाइफ टाइम तक? नहीं। तो बैंक क्या करती है? 10 साल के बाद जब से ही अनक्लेम डिपॉजिट होगा, अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट कब होता है? तो 10 साल तक अगर आप लेन देन नहीं करते तब वो अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो 10 साल के बाद ये 5 लाख रुपया जो है वो 10 ईयर्स के बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद इस पैसे को 5 लाख रुपया को बैंक जो है वो एक फंड में ट्रांसफर कर देती है, एक फंड में ट्रांसफर कर देती है, एक फंड में ट्रांसफर कर देती है। और ये फंड के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बैंक के एग्जाम में 2025 में। उस फंड का नाम है डीप फंड।
उस फंड का नाम क्या है? डीफ फंड। डीफ फंड में इसको जमा कर देती है। अब आप बोलेंगे सर डीफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीफ का फुल फॉर्म हो तुम यहां लिख देते हैं डिपोजिटर, डिपोजिटर एजुकेशन, डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अच्छा, एंड अवेयरनेस फंड, एंड अवेयरनेस फंड। तो ये डीफ का पूरा नाम है, डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और इस फंड की चर्चा यानी कि डीफ फंड की चर्चा ये किया गया है, पता है किसमें? डीफ फंड की चर्चा की गई है सेक्शन 26A, 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक को चलाने के लिए कानून है ये, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब डीप फंड का हिंदी मत पूछ लेना, हमको नहीं आता है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ चीजें इंग्लिश में ही समझ में आती है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मान लो कि 10 साल तक ये बंदा बैंक में, इसका कोई अता पता नहीं है, ना तो इसका नॉमिनी क्लेम करने आया, ना ये आया, कोई अता पता नहीं है, और 10 साल तक इसका खाता में पड़ा रहा पैसा, तो 10 साल के बाद बैंक क्या करेगी? इस 5 लाख रुपया जो इसका अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको एक फंड में ट्रांसफर कर देगी। उसका नाम है डीफ फंड। डीफ का पूरा नाम होता है डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और इस डीफ फंड की चर्चा सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में किया गया है। सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में किया गया है। बात समझ में आया? सभी लोग बताओ, यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है ना? क्लियर? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, ये डीप फंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? सभी लोग बताइए। एग्जाम में आपका डीफ का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बैंकिंग के एग्जाम में 2025 वाला। ये तो पूछा गया था एसबीआई पीओ के मेंस में, डीफ का पूरा नाम एसबीआई पीओ के मेंस में। और ये सेक्शन पूछा जा चुका है ग्रामीण बैंक पीओ के मेंस में कि डीप फंड की चर्चा किस सेक्शन में है? सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, चलिए ओके। अगर आपको ऐसा लगे कि चंदन सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई इतने लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 500 550 लोग अभी लाइव वाचिंग है, बाकी लोग तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। अगर सबका हम कमेंट पढ़ते रहे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए क्लास में हमको पढ़ाने दीजिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है क्लास में तो आप टेलीग्राम पर पूछ लेना हमसे, टेलीग्राम पर जवाब दे दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए ओके। चलो जी, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। हाँ, क्या लिखा है? अगर नॉमिनी फंड में डिपॉजिट करने के बाद क्लेम, हाँ अब बताते हैं दीपक, अब बताते हैं आपको, आप जो कह रहे हो सही है, समझ में आ गया। अब पता चला कि ये बंदा जेल से छूट गया, 10 साल से ऊपर हो गया, 11 साल 12 साल के बाद ये बंदा जेल से छूट गया। और जेल से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद इसको याद आया कि अरे यार मेरा पैसा है, हमको निकालना है। या इसका नॉमिनी को पता चला कि मेरे भैया जो है मेरे बैंक में इतना पैसा रखे थे 5 लाख रुपया, और चल अब इसका नॉमिनी भी अब मान लीजिए क्लेम करना चाहा 10 साल के बाद, तो क्या मिलेगा पैसा? हाँ मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है बहुत बार कि 10 साल के बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद अगर वो अनक्लेम डिपॉजिट्स का पैसा वो निकालना चाहता है, अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा, अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा अगर वो विड्रॉ करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, या उस पर क्लेम करना चाहता है कि ये पैसा मेरा है। अब ये क्लेम कौन करेगा? या तो नॉमिनी करेगा क्लेम, उसका परिवार वाला, ठीक है, और या तो खुद अकाउंट होल्डर करेगा, अगर जिंदा रहा तो वो खुद करेगा, बोलेगा हम जेल चले गए थे इसलिए हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए थे। तो कैसे करेगा? तो आपको पता है आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया है, अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा को निकालने के लिए आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया है। इससे भी क्वेश्चन आया, पोर्टल का मतलब समझते हैं? वेबसाइट। उस पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है, उद्गम पोर्टल। इस उद्गम पोर्टल पे वो अप्लाई करेगा, वो देख पाएगा
ट्रैक कर पाएगा कि कितना पैसा मेरा अनक्लेम डिपॉजिट्स में जमा है, और उसके लिए वो आवेदन करेगा कि हमको ये पैसा निकालना है, तो उद्गम पोर्टल में वो जाके अप्लाई करेगा, और उद्गम पोर्टल में वो देख सकता है कि मेरा बैंक में कितना पैसा ठीक है ना, और उसके बाद वो क्लेम करके पैसा निकलवाएगा। उद्गम पोर्टल में उद्गम का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है। उद्गम का फुल फॉर्म पूछा जाता है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है, गेटवे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन, ये आपका फुल फॉर्म होता है किसका, तो आपका उद्गम का। और ये उद्गम पोर्टल आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में ये पोर्टल बना था। तो अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा निकलवाने के लिए या अनक्लेम डिपॉजिट्स का पैसा को ट्रैक करने के लिए आप कहां अप्लाई करेंगे? उद्गम नाम का पोर्टल पे। ये आरबीआई के वेबसाइट में भी है उद्गम पोर्टल, ठीक है। उद्गम का पूरा नाम पूछा एग्जाम में, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। बताओ समझ में आ गया? सबकी होगी बाबू क्लास, कंप्यूटर की भी होगी, सबकी होगी। चलो तो आज हम क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या? कल हम आपको पढ़ाएंगे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है, कल हम आपको पढ़ाएंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है, और केवाईसी तो हम आपको कल एक बार और बता देंगे, ठीक है, अच्छे से। फिर हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कैसे बदलता है वो बताएंगे, ठीक है, अच्छे से मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, पूरा अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बताओ यहां तक क्लियर है? चलो तो अभी यहां तक समझ में आ गया? चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मॉर्निंग का करेंट अफेयर का क्लास मिस मत कीजिएगा, वो आपका जान और जहान है, ठीक है। थैंक यू सो मच।